सुनो जरा, तो हम लोग बात कर रहे थे मूल कणों के वर्गीकरण के बारे में। बहुत सारी बातें हो गई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में, बेरियम के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, बहुत सारे पार्टिकल के, हाइपरऑन पार्टिकल, गेज बोसॉन पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। डिटेल में बात हो गई थी। एक तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गई थी, एक मेसॉन के बारे में हो गई थी, एक बेरियम पार्टिकल के बारे में हो गई थी, ठीक। अच्छा, और हेड्रॉन की तो दो पार्ट होता है, मेसॉन बेरियम हो गया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में बात हो गई, और गेज बोसॉन के बारे में बात। इतनी सारी बातें हम लोग, ठीक है। अब जरा अपन काम क्या करते हैं, हमारा काम है अच्छा देखो, जब अपन बेरियम नंबर के बारे में बात कर रहे थे तो अपन एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं। उसके लिए वो बात क्या है, देखो, एक तो बेरियम पार्टिकल के बारे में स्पेशली कहते हैं अपन बेरियम जो कण है, कल जितने भी बेरियम कण आप लोगों को हमने बताया, बेरियम कणों के लिए जो बेरियम नंबर होता है वो होता है +1। कल भी बताया, ठीक है सर जी। अच्छा, जो प्रतिकण होते हैं कणों के, उनके लिए बेरियम नंबर होता है -1, ठीक। और जो मेसॉन कण होते हैं, मतलब बेरियम जो कण होते हैं वो सिर्फ उनके लिए +1 -1 डिफाइन होता है। मेसॉन कणों के लिए या मेसॉन कणों के लिए जो बेरियम नंबर है वो हमेशा 0 होता है। मेसॉन कणों के लिए क्या होता है, बेरियम नंबर 0, ठीक है। ऐसे अपन ने लेप्टॉन और डिफाइन किया था, लेप्टॉन और डिफाइन किया। ये आगे अपन अभी अभिक्रियाओं की संरक्षण नियम पढ़ेंगे तो काम आएंगे चीज। लेप्टॉन जब हमने डिफाइन किया तो अपन ने माना कि कणों के लिए इलेक्ट्रॉन क्या था, +1 था। कणों के लिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू +1, और प्रतिकणों के लिए L का वैल्यू -1, ठीक है। एक और बात की थी हमने विचित्रता के बारे में, हमारी बातें हुई थी विचित्रता के बारे में भी तो बातें की थी हमने। अच्छा, हमने क्या माना था विचित्रता के बारे में, हमने माना था जो केयन पार्टिकल है जो मेसॉन की कैटेगरी में आते हैं, K+ और K0, इन दोनों के लिए तो S का वैल्यू +1 होता है, ऐसा है सर। अच्छा, और K- और K0 बार के लिए S का वैल्यू -1 होता है। इसके अलावा हमारे पास हाइपरऑन जो पार्टिकल थे उसमें भी 4 कैटेगरियां थी हमारे पास, एक S = 0 की, एक S = -1 की, S = -2 की, और S = ये हाइपरऑन पार्टिकल। ये कई सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे कल तक। अब अपना अगला जो काम है वो है संरक्षण नियमों का, कंजर्वेशन लॉ के बारे में बात करेंगे। और कंजर्वेशन लॉ में हमें कई सारी चीजों के बारे में, जैसे आवेश का कंजर्वेशन है, द्रव्यमान का कंजर्वेशन है, द्रव्यमान ऊर्जा का कंजर्वेशन है, इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्वेशन है, बेरियम संख्या का कंजर्वेशन है। तो ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन के बारे में अगर अपन कहें, बहुत सारे संरक्षण नियमों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, मैं बहुत कंजर्वेशन लॉ के बारे में संरक्षण, ठीक है सर। सुनो, संरक्षण नियम में क्या कहता है, संरक्षण नियम का मतलब है यदि किसी विलगित निकाय पर कोई भौतिक राशि
अपरिवर्तित है। अगर मान लो कोई भी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी समय के साथ कैसी है, अपरिवर्तित है, तो उसे अपन क्या मानेंगे, वो राशि संरक्षित राशि कहलाएगी। ये राशि क्या कहलाएगी, संरक्षित राशि, इसे कंजर्व। और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कंजर्वेशन के लॉ हैं वो दो तरह के हैं, एक तो होता है यथार्थ संरक्षण और एक होता है सन्निकटन संरक्षण। ठीक है, चलो ये अपने पास जो संरक्षण है वो कितने तरीके के, दो तरीके। एक होता है यथार्थ संरक्षण, इसको कहते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन। यथार्थ संरक्षण। और एक दूसरा होता है सन्निकटन संरक्षण। अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन। देखो यथार्थ संरक्षण का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि ऐसी भौतिक राशि जो सारी की सारी अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित रहती है, उसे क्या कहेंगे, यथार्थ संरक्षण कहेंगे। ठीक है, तो सभी अन्योन्य क्रियाओं में, सभी अन्योन्य क्रिया, आपके पास 4 अन्योन्य क्रिया हैं, गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय। सभी अन्योन्य क्रियाओं में क्या रहे, भौतिक राशि संरक्षित, तो वो कैसा संरक्षण कहलाएगा, यथार्थ संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, चलो ये सभी अन्योन्य क्रियाओं में लागू है। ठीक है, मीन्स कुछ विशिष्ट जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, उन विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी जो भौतिक राशि है, अगर वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है, तो उस भौतिक राशि को क्या माना जाएगा, संरक्षित माना जाएगा, कंजर्व माना जाएगा कि वो भौतिक। अब पहले पढ़ते हुए क्रिया से पहले, क्रिया के बाद में अगर चीजें समान है तो संरक्षण बोलते नहीं है। वही संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान, ऊर्जा, आवेश और भी तमाम सारी चीजें जिनके संरक्षण के बारे में। अब यहाँ जो संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, वो संरक्षण 2 तरीके का है। एक तो है यथार्थ, यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट, जो सारी की सारी अन्योन्य क्रियाओं में क्या होगा, संरक्षित रहेगा, उसे कहेंगे यथार्थ। एक ऐसा है जो सारी की सारी अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित नहीं रहेगा, कुछ विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट अन्योन्य, जो विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित रहेगा उसको कहेंगे सन्निकटन संरक्षण। ठीक है, चलो अब जरा ये जो यथार्थ संरक्षण है, इसमें कई सारे पार्ट काम करते हैं। जैसे एक है द्रव्यमान ऊर्जा, आगे एक करके सबको पढ़ेंगे। में द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होता है, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग का भी संरक्षण होता है, कोणीय संवेग का भी संरक्षण होता है, विद्युत आवेश, या अगर अपन कहें आवेश का संरक्षण होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर का भी संरक्षण होता है। ठीक है, चलो वेरियन नंबर, दुर्बल समभारिक प्रचक्रण, इनके क्या रहते हैं, संरक्षण रहते हैं। ठीक है, ये दुर्बल संभारिक प्रचक्रण। और जो विशिष्ट स्थितियां हैं, या अगर अपन कहें कि सन्निकटन संरक्षण में जो चीजें काम आती हैं,
सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण, ये अलग चीज है। द्रव्यमान ऊर्जा अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब इक्वल टू mc स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण, विचित्रता संरक्षण, पैरिटी का संरक्षण, आवेश संयोग विधि से। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो हो गया यथार्थ संरक्षण। इस यथार्थ संरक्षण की कैटेगरी में द्रव्यमान ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियन नंबर, दुर्बल संधारित्र प्रचक्रण, इसमें एक संधारित्र प्रचक्रण और होगा। ठीक, तो ये कई सारे पार्ट ऐसे हैं जो क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके कई सारे पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक एक करके नियम लेते हैं और एक एक नियम से सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलो तो जरा सबसे पहली बात सुनो। सबसे पहले बात करते हैं अपन द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। नहीं, बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। पहला, द्रव्यमान ऊर्जा देखो क्या कहते हैं, वो कहता है किसी अन्योन्य क्रिया से पूर्व तथा पश्चात द्रव्यमान ऊर्जा, और द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब है mc, यह है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब जो द्रव्यमान के साथ जिस ऊर्जा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो द्रव्यमान ऊर्जा है। क्या रहती है, समान रहती है। क्रिया से पूर्व तथा पश्चात द्रव्यमान ऊर्जा क्या रहे, समान रहती है। और अगर समान रहती है तो द्रव्यमान ऊर्जा में क्या होता है, संरक्षण होता है। जैसे अपन बात करें, हमारे पास मान लो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। हमने एक बात कही थी तो मैं याद हूं, जब कोई कण और उसका प्रतिकण दोनों आपस में मिलते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं अपन युग्म विलोपन। ठीक है, क्या कहते हैं अपन, युग्म विलोपन। तो उस युग्म विलोपन की प्रक्रिया से गामा फोटोन, ठीक है, तो इन गामा फोटोन की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी इनकी होती है। देखो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है उसकी जो ऊर्जा है, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, इसको ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा भी कहते हैं नॉर्मली, इसका वैल्यू होता है 0.511 मेगा। ठीक है, तो इधर जो एनर्जी है तो 2 × 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 mc² कहने का मतलब एमई मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होता है मास ऑफ पॉजिट्रॉन। इसका मतलब 2 mc² लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। यही ऊर्जा का जितना मान आता है वही की परिमाण किसका आता है, इस ऊर्जा का।
जितना मान इसका आता है उतना ही मान इस ऊर्जा का। मीन्स जब गामा फोटोन की एनर्जी निकालते हैं हम लोग, गामा के पास द्रव्यमान तो होता नहीं है लेकिन ऊर्जा तो होती है, तो उसकी ऊर्जा का जो मान है वो मान उतना ही होता है जितना किसका होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो ऊर्जा है इनका होता है। इसका मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी की जो स्थिति है वो कैसी है, समान है। ये द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है। जैसे एक और एग्जांपल के बारे में बात करें, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है तो एक तो प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, अब अपन जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है और इन सारे पार्टों की जो ऊर्जा है, ये तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जिसको अपन mc² लिखते हैं कहने का, प्रोटॉन के लिए mp(c²) लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए me(c²) लिख देंगे और mu(c²). एक्चुअली इसका कोई द्रव्यमान होता नहीं है, न्यूट्रिनो का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए इसकी ब्रह्म द्रव्यमान ऊर्जा कुछ नहीं मानते, जीरो मानते, क्योंकि द्रव्यमान ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ होती है। अपन को द्रव्यमान से रिलेटेड ऊर्जा चाहिए ना। अब जब हम सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं मींस mmc² माइनस mp प्लस mec², जब उसको घटाया जाता है, अंतर किया जाता है दोनों, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ऊर्जाओं में तो अंतर है, बराबर तो नहीं है, लेकिन ये जो ऊर्जा है ये इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। जो बची हुई जो ऊर्जा है वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, जो प्रोटॉन उत्सर्जित हुआ है और जो इनकी गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब इनकी गतिज ऊर्जा प्लस इन सबकी स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा टोटल ऊर्जा के बराबर है। तो इसका मतलब इधर के पार्ट की जो ऊर्जा बनेगी वही ऊर्जा इधर के पार्ट की होती है। ठीक, इसका मतलब द्रव्यमान ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक, एक बार अच्छा देखो, अब अपन ये तो सिंपल सी बात है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी अन्योन्य क्रिया से पहले और अन्योन्य क्रिया के पश्चात द्रव्यमान ऊर्जा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। ठीक, ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अब जरा अपन अगली बात करें, जैसे अगला पार्ट था हमारे पास रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण क्या कहता है, वो कहता है कि क्रिया से पहले कुल संवेग और क्रिया के बाद का कुल संवेग, मतलब अन्योन्य क्रिया का मतलब जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन से पहले का संवेग और उस रिएक्शन के बाद का संवेग दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो नंबर रेखीय संवेग। अच्छा सुनो, रेखीय संवेग के संरक्षण से मीनिंग क्या है, इसका मतलब यह है कि क्रिया से पूर्व संवेग और क्रिया के बाद संवेग ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, पाइलॉट पार्टिकल, ठीक है, ये जो पाइलॉट पार्टिकल है ये ब्रेक होता है किसमें, गामा पार्टिकल। जो पाइलॉट पार्टिकल है ये जो ब्रेक होता है, क्षय होता है इसका, अपन ने बताया था इसके क्षय की विधा, वो गामा पार्टिकल की फॉर्म में क्षय होता है। अब अपन ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में ये कैसा होता है, अगर स्थिर है तो इसका संवेग, इसका मान लो ये P1 है, P2, P1 इक्वल टू माइनस के P2 हो गया। इसका मतलब यही है कि अगर अभिक्रिया से पहले पाई मैसॉन जो पार्टिकल है, पाइलॉट पार्टिकल है, अगर स्थिर अवस्था में रखा
दोनों फोटोन है ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो पाई प्लस है, पाई आर पॉजिटिव, इसमें डिके होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये स्थिर है तो इससे उत्सर्जित जो कण है दोनों की दिशा क्या होगी, ठीक है। और ये जो विपरीत जो प्रतिबंध है वो वैलिड भी होता है, ऐसी बात नहीं है वो वैलिड नहीं है। अगर आपने पार्टिकल को पहले स्थिर रख रखा है और अगर वो पार्टिकल डिके हुआ है तो वो डिके होने वाला पार्टिकल के जो पार्टिकल बने, जैसे म्यू1 पॉजिटिव बना है, पॉजिटिव म्यू बना और उसका न्यूट्रिनो बना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक, तीसरी चीज कोणीय संवेग का संरक्षण। जरा सुनो कोणीय संवेग का संरक्षण क्या कहते हैं। कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग दो तरीके का होता है, एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग और एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। एक स्पिन का आता है और एक कक्षीय आता है। ठीक है, चलो कोणीय, ये पहले यूनिट में बताया था मैं, सारी चीजें नहीं बताया। बहुत गलत है, अपन सो करते थे ऐसे J इक्वल टू L प्लस एस, इसको कहते थे कक्षीय कोणीय संवेग। और इसको कहते थे प्रचक्रण कोणीय संवेग। और जो कुल कोणीय संवेग होता है इन दोनों संवेगों के टोटल योग क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो किसी अभिक्रिया से पहले कोणीय संवेग का वैल्यू और अभिक्रिया के बाद कोणीय संवेग का वैल्यू अगर दोनों बराबर हो, दोनों अगर नियत हो, तो उस स्थिति में अपन ये बोल सकते हैं कि कोणीय संवेग का क्या होता है, संरक्षण। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास एक अभिक्रिया होती है, अपन जैसे बीटा डिके होता है, जब तक पाउली का न्यूट्रिनो का कंसेप्ट नहीं आया था, पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना जब तक नहीं आई थी, तब तक अपन ऐसे ही पढ़ा करते थे। जैसे मान लो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ब्रेक होता है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में क्या होता है, ब्रेक होता है। अब ज्यादा न्यूट्रॉन के लिए चक्रण 1/2 होता है, हर्मियन पार्टिकल होता है। प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 नहीं होता, लो अब ये 1/2, ये 1/2 इधर हो गया, 1/2 इधर हो गया। कोणीय संवेग के आधार पर ये अभिक्रिया संभव नहीं है, मतलब ये अभिक्रिया सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोणीय संवेग के संरक्षण नहीं हो रहा। फिर पाउली जब आया तो पाउली ने एक परिकल्पना के बारे में बात की, उसने कहा कि ऐसे नहीं ब्रेक होता, गलत है। क्या होता है, ऐसा होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनाता है और उसका एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। उसने कहा प्रोटॉन है तो ब्रेक होता है जब न्यूट्रॉन बनाता है, पॉजिट्रॉन बनाता है। ठीक है, अब देखो एक बात हमने पहले भी देखी, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों अलग अलग कण है। ये अपन भी कल परसों पढ़ रहे थे तब अपन ने सिद्ध भी कर याद की थी ये बात, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये डिके तो पॉसिबल है, ऐसा डिके नहीं होता है। तो अपन ने माना था कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो आता है, ये फिक्स है। और जब भी कभी पॉजिट्रॉन आता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो आता है, ये भी फिक्स है।
ये फिक्स चीजें हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो ही निकलेगा। अब वो ये जो न्यूट्रिनो का जो स्पिन होता है वो प्लस माइनस 1/2 माना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब अगर न्यूट्रिनो आएगा तो प्लस के 1/2, एंटी न्यूट्रिनो आएगा तो माइनस के 1/2। ठीक, एक बात। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1/2 और जब पॉजिट्रॉन आएगा तो चक्रण अपोजिट हो जाता है। हमने ये बात भी जब अपन जैसे कण और प्रतिकण के बारे में जब बात करते हैं तो अपन यही कहते हैं परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण है, आवेश है, चक्रण है, इसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है, पोलरिटी बदल जाती है। अब जैसे मान लीजिए 1/2 है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का 1/2, इलेक्ट्रॉन का 1/2 होता है, एंटी न्यूट्रिनो का ये तो कहते हैं 1/2 संरक्षण हो गया। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का माइनस के 1/2 इसका। तो काम की चीज क्या है? काम की चीज ये एक तो ये न्यूट्रिनो का स्पिन तो प्लस के 1/2 होता है, एंटी न्यूट्रिनो का माइनस के 1/2। जो कण होता है उसका स्पिन तो 1/2 है और जो प्रतिकण है उसका स्पिन माइनस के 1/2। ठीक, तो ये क्या बताता है आपको? कोणीय संवेग के संरक्षण। वो कहता है ये अक्रिया पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, इसके अलावा ये पॉसिबल है। आप कभी अगर प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे होगे तो आप उसको ऐसे न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन लिखना पड़ता है, ये भी पॉसिबल है। क्यों? इसका तो 1/2 होगा, न्यूट्रॉन का 1/2 होता है, पॉजिट्रॉन का माइनस का 1/2 होता है, इधर 0 इधर 1/2। संभव नहीं। तभी तो अपन आगे चले थे तो अपने परिकल्पना दी थी किसकी? पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। और पाउली ने अपनी न्यूट्रिनो परिकल्पना में यही कहा था कि जो बीटा कण होता है उस बीटा कण के डिग्गे में बीटा कण के साथ साथ एक और पार्ट निकलता है और उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो कहते हैं। और वो बड़ा फेमस हुआ पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। उसके बारे में जो बताया गया वो क्या था? ये पाउली का न्यूट्रिनो का कंसेप्ट है। वो कहता है कि अच्छा जब अपन बीटा का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो दो ऊर्जाएं कम आती हैं। वो कहता है जो Q का जो मान है वो फिक्स आता है। किसी अभिक्रिया के लिए अपन Q मान निकाल रहे थे बार बार, जो होता था mx माइनस f/c², ये फिक्स आता था। लेकिन जब बीटा कण के बारे में देखा गया तो कई सारे बीटा कण निकल आए, कई सारी ऊर्जाओं में निकल आए, तो दिक्कत हो गई। इसका मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कई सारे बीटा पार्टिकल आ गए, और अगर कई सारे बीटा पार्टिकल आ गए तो कई सारी ऊर्जाओं के बीटा पार्टिकल आ गए, और अगर कई सारी ऊर्जाओं के बीटा पार्टिकल आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। तो पाउली ने कहा गड़बड़ कुछ नहीं है, सारा काम वही वही है, सेम टू सेम है। चक्कर सिर्फ स्पिन का पड़ रहा है थोड़ा सा, तो द्रव्यमान का तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, आवेश का कोई पड़ ही नहीं रहा। तो ये आवेश और द्रव्यमान रहित होती है दोनों राशि। स्पिन होता है इनके पास एक, तो दूसरा क्या होता है? ऊर्जा होती है। तो उसने कहा कि जो बीटा कण की ऊर्जा है और न्यूट्रिनो की जो ऊर्जा है उन दोनों का टोटल है, कभी इसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो इसकी ज्यादा हो जाती है, कभी इसकी ज्यादा हो जाती है इसकी, लेकिन टोटल तो वही बनी रहती है जो पहले थी। तो फिक्स मैथमेटिकली भी फिक्स और थ्योरेटिकली भी फिक्स। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे बेरियन नंबर के संरक्षण के बारे में कि बेरियन संख्या का संरक्षण होता है नहीं होता किसी क्रिया। ठीक, चलो देखो एक बार की रिजॉइन करो, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में।